नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरे। आज का ये वीडियो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं नाज़ीवाद और नाज़ीवाद के प्रवर्तक हिटलर के बारे में। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह नेता था जिसने अपनी तानाशाही से, अपने कुतर्कों से और अपनी मंदबुद्धि से विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ धकेलने का काम किया था। दोस्तों, हम कक्षा 9वीं में हैं और एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सामान्य रूप से आपको ये अध्याय पढ़कर सुनाऊंगा। आपको केवल और केवल स्क्रीन की तरफ से ध्यान से देखना है, सुनना है और आपको अगर कहीं लगता है कि ये पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी है तो आपको अपने नोट्स बुक में उन्हें उतारना है। इस तरह से 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार आप अपनी क्षमता के अनुसार इस वीडियो को देखिए और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने और सही ढंग से पढ़ने का काम करूँ। आइए शुरुआत करते हैं। 1945 के बसंत, यानी कि जब बारिश की शुरुआत हो रही होती है, बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगा रहा था, उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चे के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को उसके घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वह अपने घर के में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानना चाहते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था और हमने यह भी सुना होगा कि अपने जो कट्टर यहूदियों को, यानी कि जो हिटलर थे, उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया में राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हेलमुट के पिता ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी। यहाँ पर देखिए, जो तस्वीर में आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं जो बीच में है, यही एडोल्फ हिटलर हैं। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर से जुड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी सामने आता है कि एडोल्फ हिटलर शाकाहारी व्यक्ति था पूरी तरह से और उसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बना। अब आप सोच लीजिए आपका क्या हाल है। हालांकि मैं भी शाकाहारी हूँ। दोस्तों, हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन अब आगे देखते हैं। सॉरी। नए शब्द में हम शुरुआत में ही ये समझ लेते हैं और आप भी अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि मित्र राष्ट्र किन देशों को कहा गया।
मित्र राष्ट्र कौन से देश थे? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने दूसरी शक्तियों यानी कि जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्ट दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं या फिर इस समय की पॉलिटिकल स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय पर विश्व किन दो समूहों में बटा हुआ था। तो वो इन दो समूहों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के समूह में। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। अब यहाँ पर नाज़ी क्या होता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नासियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है और इस शब्द का जो हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। यानी कि जो हिटलर की पार्टी थी उसके पार्टी का जो पहला शब्द था पार्टी के नाम का, उसका नाम था नासियोनाल और इसका यहाँ पर इसी से निकलकर नाज़ी आ गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आइए उन कृत्यों को समझते हैं जो जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों और असंख्य लोगों पर ढाए थे। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए थे, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरमबर्ग अदालत में ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों की जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे थे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पेरिस के जो वर्साई की संधि जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप थोपी गई थी और जिसमें उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी, उस संधि के कारण ही जो हिटलर जैसे लोग थे उनका उदय हुआ था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एडोल्फ हिटलर है, जो यहाँ आपको बीच में दिख रहा है, किस तरह से अपनी सेना को संबोधित कर रहा है और कितनी बड़ी इसकी सेना रही होगी। अब हम यहाँ पर वाइमर गणराज्य के जन्म की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था।
दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग यानी कि जो जर्मनी की संसद है उसे राइक्सटाग कहा जाता है, उसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य कुछ जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, यहाँ पर आप पहले जो जर्मनी को देख सकते हैं, ये जो जर्मनी है वर्साई की संधि के बाद में जर्मनी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस नक्शे में हम उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए। 1914 का जर्मनी आपको जो बड़ा वाला बैगनी रंग में देखने को मिलेगा। जर्मनी से ली गई ज़मीन आपको यहाँ पर ये दिख रही है, जैसे पॉसेन है, फिर इधर लॉरेन है और फिर लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण वाली ज़मीन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी और विसैन्यकृत यानी कि जो विसैन्यकृत क्षेत्र है वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार गिल्ड केसेस के तहत युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध के क्या असर देखने को हमें मिले, ये हमें अब देखना चाहिए कि युद्ध के क्या असर होते हैं। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। युद्ध काल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का खजाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो गया था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनवादी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर भी बुरा असर पड़ा।
पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी में जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। हर्जाना मतलब होता है किसी गलती के बदले दंड के रूप में कोई नुकसान की भरपाई जब आप करते हैं। और खंदक का मतलब होता है कि जो गड्ढे सैनिकों को छिपने के लिए युद्ध के समय में खोदे जाते हैं, उन्हें खंदक कहा जाता है। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट की हम बात करते हैं। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने में लगी हुई थी। अब यहाँ पर आप इसी लीग के एक दृश्य को देख सकते हैं। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत में नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य के पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाने चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों का इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। रेखांकित में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। जो आप ये देख रहे हैं, ये आपको पाव रोटी के लिए बैलगाड़ी में भर के पैसे ले जा रहे हैं। आप ही सोचिए। अब जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका
ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अब हम मंदी के साल की बात करते हैं। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए एक अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि शेयर बाजार था, जब वह धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में ही 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसे खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा था। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख पहुंच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद दिखाई देने लगी थी जो कोई भी काम करने को तैयार थे। लिखित तख्ती गले में लटकाए रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों में झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, लाइन में सोते, ये इंटरव्यू की लाइन में सो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह भी है यहाँ पर। वॉल स्ट्रीट क्या था? तो वॉल स्ट्रीट जो था उस समय अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट है वो वॉल स्ट्रीट है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा था, वैसे वैसे मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप होने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापार की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही, जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोलभाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिनों से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा,
क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। सर्वहाराकरण क्या होता है? सर्वहाराकरण का मतलब होता है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। हिटलर के उदय की हम यहाँ पर बात करते हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके 100 साल बाद, और 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, उसके ठीक 100 साल बाद 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ। युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चों पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी से लड़ने के लिए उसे कुछ तमगे भी मिले थे। जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव हुए, जिसमें महज 2.6% वोट मिले थे। प्रोपेगेंडा क्या होता है? तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टर, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से जो प्रचार होता है उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता था। अब 1932 तक आते आते यह देश के सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसने वादा किया था कि वह बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं आयोजित की थी। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था
और जो एक भाषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस, इस विषय पर हम बात करते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि आदेश यानी कि फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया। 22वें संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंप, ये क्या होते हैं, तो ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में रखा जाता था, ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे होते थे। कम्युनिस्टों का बर्बर तरीके से उन्होंने दमन करवाया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना लगाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेल कर केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित कर दिए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टाफ ट्रूपर्स (एसए) के अलावा गेस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस और एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा (एसडी) का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो को यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातनागृह में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकालकर मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर एक पोस्टर आपको दिख रहा है, जहाँ पर आपको आपकी फॉक्सवैगन जैसा लिखा है, जहाँ पर इन पोस्टरों के ज़रिए ये एहसास कराने का काम किया जाता था कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकते हैं। पुनर्निर्माण की बात करें तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हार्लमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाली रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में
ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर भी कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल ही रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, जब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूरी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतज़ाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चों पर सोवियत सेनाएं जर्मनों के नाको चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना के स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। जापान ने उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण हम यहाँ पर देखते हैं। हिटलर की जो सीक्रेट बुक है उस पर हम बात करते हैं। यह पृथ्वी ना तो किसी को हिस्से में मिली है और न किसी को तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है, जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा।
नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जाता था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप को वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत ही सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेविनस्ट्राउम या जीवन परिधि की भूराजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। नए शब्दों की बात करें तो नॉर्डिक जर्मन आर्य क्या है? आर्य बताए जाने वाले की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल लोग थे ये। और ब्लॉन्ड का मतलब होता है नीली आंखें और सुनहरे बालों वाले लोग। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मन और विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेसिया यानी कि दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे।
केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछित श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अशुएतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई थी और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया और जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया और उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं समझा गया। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीही को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। हिटलर अपनी पुस्तक माइन काम्फ में लिखता है, जो कि उसकी आत्मकथा भी है। उसके पेज नंबर 644 में लिखा है, पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसे विषय शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। यहाँ पर जो यहूदी लोग थे, ये मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। कुछ शब्द देखते हैं। जिप्सी क्या होता है? तो जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों को अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे, यानी कि ये विशेष तौर से समुदाय थे। सूदखोर की बात करें तो वे लोग जो ब्याज लेकर दूसरों को पैसे देते हैं, ठीक है। घेटों की बात करें तो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, घेटो उनके क्षेत्रों को कहा जाता था। अब यहाँ पर हम नस्ली कल्पना लोग यूटोपिया की बात करेंगे, यानी कि यूटोपिया की बात करेंगे। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया यानी कि अपने मन में एक ऐसे कल्पना बना लेना कि ऐसा हो सकता है, जबकि असल में वैसा कुछ होता ही नहीं है। युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोग या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले
में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम आवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक किसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास भेज दिया गया। अगर वे नस्लीय जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमानों पर मारा जाता था। यहाँ पर आप ये गैस चैम्बर यहूदियों के लिए देख रहे हैं। ये एक ऐसी मालगाड़ी थी जो यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने का काम करती थी। गैस चैम्बर से आप समझ रहे हैं क्या होता है? एक सुरंग, एक टनल, जहाँ पर चैम्बर की तरह होती थी, जहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों को ठूंस ठूंस के भर दिया जाता था, और फिर एक गैस, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी उस टनल में। कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी आबादी एक साथ मर जाती थी। सोचिए, इतनी ज़्यादा कट्टरता या फिर इतना ज़्यादा भयानक, जो सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हिटलर उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार था। पहला चरण, मौत के सिलसिले के पहले चरण की हम बात करें, बहिष्कार 1933 से 39। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरम्स व नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935। इसमें क्या कहा गया था? इस नागरिकता अधिकार में जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मनी के नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी हो गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। और जहां आप एक तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इस तरह की बेंचों में भी लिख दिया गया था कि ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ये बेंचों में भी लिख दिया गया था कि ये सिर्फ केवल आर्यों के लिए है और आर्यंस ही इनमें बैठ सकते हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंध को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपायों की बात करें तो यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला गया और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर यानी कि जो सिनेगॉग्स थे उन्हें जला दिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप एक संकेत पट्ट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोग जिनके पास जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, वे अपनी सारी चीज़ों को बेचने पर यहाँ पर आमादा हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनके जीवन का संकट डगमगा रहा था। दूसरे चरण दड़ बाम्बड़ी देखते हैं हम। 1940 से 44 यहाँ पर कहा है कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में पूर्वी क्षेत्रों के लॉर्ड्स और वाक्सा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्व और दरिद्र की स्थिति में रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दलितों के होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्तियां छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरे चरण की बात करते हैं, जो सर्वनाश का चरण रहा। 1941 के बाद यह चरण रहा। यहाँ पर कहा गया कि तुम्हें जीने का
अधिकार नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में चित्र नंबर 19 में आपको गैस के चैम्बरों के बाहर कपड़ों का ढेर दिखेगा, जहाँ पर लोगों को इतनी बेरहमी से मारा जाता था। और चित्र नंबर 18 में आपको भागने की कोशिश में कैसे व्यक्ति की मौत हो गई, क्योंकि ये जो तार आपको दिख रहे हैं इनमें बहुत ही हाई वोल्टेज करंट फैला हुआ है और भागते समय इस व्यक्ति की कैसे मौत हो गई आप देख सकते हैं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातनागृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों और मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जैक, ऑश्विट्ज, सोबिवोर, त्रेबलंका, चेल्मनो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर आप चित्र नंबर 20 में एक यातनागृह को देख रहे हैं। चित्र नंबर 21 में एक यातनागृह कैमरा मौत के मैदानों को खूबसूरत बना सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, लेकिन ये एक ही बहुत भयानक यातनागृह है जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता था। ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं इनमें करंट फैला हुआ हाई वोल्टेज, अगर कोई यहाँ से भागने की भी कोशिश करता तो उसे आखिर मारना ही पड़ता। यहाँ पर जो कैदियों से छीने जाने वाले उनके जूते, कपड़ों के ढेर आप देख रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों का नरसंहार यहाँ पर हिटलर के समय में किया गया था। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति पर बात करते हैं। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनूनी की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदी जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया था। अच्छे जर्मन बच्चों को भी नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंगफोंग में दाखिल करवाया गया। युंगफोंग क्या थे? तो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन थे। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य आवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। यहाँ पर हम बात करते हैं 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा की शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेनी पड़ती थी।
हमारे फ्यूअर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने के लिए इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करो। इस तरह से कहा जाता था। अब जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने क्या कहा था? हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता है। दोस्तों, आपको ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये किस्मत से यहूदी इनकी बदकिस्मती थी उस समय पर कि ये यहूदी धर्म के थे। सोचिए, इन मासूम बच्चों को उस समय पर गैस चैम्बर में मारा गया होगा। अब यहाँ पर कुछ फ़ोटो देख सकते हैं, जैसे कि 25वें नंबर की फ़ोटो, आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। अब यहाँ पर देखिए, कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुटता करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। अब यहाँ पर मातृत्व की नात्सी सोच को देखिए। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर घर रहने और घर संभालने वाले बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। यहाँ पर न्यूरेमबर्ग की पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है, वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर आवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। वांछित मतलब जो पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ बच्चे हों, जो आर्य हों। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतज़ाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है।
इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल में सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। यहाँ पर एक बार और न्यूरेमबर्ग पार्टी में जो हिटलर का 8 सितंबर 1934 का भाषण था, उसका एक अंश दिया गया है। औरतें किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को ख़त्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। इनके प्रचार की कला पर हम बात करें तो नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे, वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में और यूथनेसिया विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने का जोर दिया जाता था। द एक्टर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची में सबसे कुख्यात फिल्म थी। पारंपरिक यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान यानी कि चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच में कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ और चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को आवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ये दिख रहा होगा और यहाँ पर यहूदियों पर हमला करता एक नास्ती पोस्टर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में मतलब है, पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसा का राजा न हो जाए। यानी कि यहूदियों को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर एक पर्चा भी यहाँ पर छापा गया था हिटलर के लिए, और ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि अगर हिटलर ना हो तो जर्मनी का कुछ नहीं हो सकता, और अगर जर्मनी को दुनिया में सबसे ताकतवर बनना है तो हिटलर के बिना जर्मनी कभी बन ही नहीं पाएगा। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है,
एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है। दूसरा खतरा बोल्शिज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवादी और बोल्शिविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नात्सी पर्चे में यह लिखा था। और इस तरह के पर्चे और इस तरह के पोस्टर से हमें पता लगता है कि किस तरह से हिटलर अपने अलग अलग हथकंडों से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और 19 ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और अगस्त के अगले ही महीने में पड़ने वाले सितंबर में 1 सितंबर 1939 से दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। खैर 9 नवंबर 1918 को जर्मनी घुटने टेक देता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। 28 जून 1919 को वर्साई की अपमानजनक संधि होती है जर्मनी के लिए। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं रूस में भी घुस जाती है। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्ज को मुक्त कराती है। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। अब यहाँ पर ये देखिए आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या ये अपराध कर रहे थे। देखिए बहुत सारे लोग नात्सी शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर से गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस का दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम नहीं उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी न्यूमिलोज ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोग जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गोस्तापो की दहशतात्मक कार्यशैली और कुकृत्यों का निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मसी ढंग से लिखा था। उससे पहले यह पढ़ते हैं, क्या नाज़ियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाज़ीज़ ए वर्किंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इस सिलसिले में उन्होंने एजना क्रोथ से भी बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी, अब दादी बन चुकी हैं। एजना रीस ने कहा,
30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारी के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाह बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यह लगता था कि वह अच्छा दौर था। मुझे अच्छा लगता था। यानी कि कह सकते हैं कि हिटलर का दौर पूरी जर्मनी के लिए भयावह नहीं था, क्योंकि कोई भी तानाशाह तभी सरवाइव कर पाता है जब उसके समर्थक उसके साथ होते हैं। यही कारण है, और समर्थक जो होते हैं वो हमेशा बहुसंख्यक होते हैं। आप कभी भी देखिए, अगर आप ये पाएंगे कि जब भारत में मुगल काल में जो कट्टर शासक हुए, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो या औरंगज़ेब हो या बहुत से ऐसे शासक, तो उन्हें किनका समर्थन था? उन्हें उलेमा और मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े लोगों का समर्थन था, क्योंकि उस समय पर ताकत के आधार पर ये बहुसंख्यक माने जा सकते थे। इसी तरह अंग्रेजी सत्ता के इतने समय तक टिकने का कारण भी भारत में जो भूस्वामियों की बहुसंख्यकता थी, यानी कि धन की बहुसंख्यकता, वो भूस्वामियों के पास थी और उनका समर्थन अंग्रेज़ों को था। इसी तरह अगर तत्कालीन स्थिति में भारत में अगर कोई तानाशाह पैदा होता है, तो अगर वो धर्म के आधार पर पैदा होगा तो स्वाभाविक है कि वो हिंदू धर्म को आधार बनाकर पैदा होगा, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म अभी सबसे बड़ा धर्म है। या फिर वो उत्तर प्रदेश या फिर एक किसी भाषा को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर पैदा हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो बहुसंख्यकता है वही अल्पसंख्यकता पर हावी होने का प्रयास करती है। चलिए हम यहाँ पर इस कविता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले भी कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर वे अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि सब किसी न किसी आधार पर जा चुके थे। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स था। शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आ जाने लगी थी, लेकिन वह कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है।
शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह गेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तर में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, साहित्यों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन दिनों स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से वे सब देखते रहे। गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। हिटलर को गांधी जी ने पत्र लिखा था। 23 जुलाई 1939 को उन्होंने वर्धा मध्य प्रांत भारत से यह पत्र लिखा था। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। हिटलर को गांधी जी ने वर्धा से फिर 24 दिसंबर 1940 को एक और पत्र लिखा। उसमें गांधी जी ने कहा, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उसका विनाश शास्त्र की तो नहीं है, जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। इस तरह से हमने इस अध्याय में नाज़ीवाद को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर आप अपने विचार, अपनी चिंतन को त्याग देते हैं
तो लोग आपको वैसा बनाने का प्रयास करेंगे जैसा बनने पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके लिए चाहे आपकी जान लेनी पड़े या फिर आपको कठपुतली बनाना पड़े या फिर आपके हाथों किसी की सामूहिक हिंसा मॉब लिंचिंग करानी पड़े, वे हर कदम के लिए तैयार है। उन्हें केवल और केवल शक्ति, ताकत और पद चाहिए जिनके लिए वे आपका इस्तेमाल करने के लिए जुझारू हैं। आज भी मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश में भी कई ऐसी सारी घटनाएं घटित होती है जो शर्मसार करती है कि हम उस महान संस्कृति के हिस्सा हैं जो 5,500 सालों से जीवित है और पूरे विश्व को बता रही है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन और कितनी भव्य और कितनी सांस्कृतिक रही है। आज भी हम हिंदू और मुस्लिम मामलों में लड़कर अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं और यही कारण है कि चीन जैसी महाशक्तियाँ उभर कर हमें आँख दिखा रही है और कह रही है कि तुम छोटे हो और छोटे रहोगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतिहास को सिर्फ पढ़ना या फिर रटना ना सीखें, इतिहास को समझना सीखें और ये विचार करें कि वर्तमान परिस्थिति में इतिहास की वे कौन सी गलतियाँ हो रही है जिन्हें आप और हम मिलकर रोक सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।